अमेरिका का ये कहना कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, उसके बाद अडानी का ये रेजिग्नेशन। अमेरिकन जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसमें रिश्वत का आरोप है गौतम अडानी के ऊपर, उसके थ्रू ये दबाव डाल रहा है। क्या इसी कारण मोदी चुप हैं? देखिए, जैसे सीबीआई कहती है ना अपनी रिपोर्ट में, चार्जशीट में, प्राइमा फेसी इट सीम्स ट्रू। हेमंत सोरेन के साथ मोदी जी की तस्वीरें बड़ी आ रही हैं आजकल सर। नहीं, वो तो उनके पिता का देहांत हुआ था, शिबू सोरेन जी का, तो पीएम गए, कटसी में मिलने गए थे वो। तो बियॉन्ड दी हेडलाइन कुछ देख पा रहे थे आप? हाँ, कुछ था उसमें। कौन पड़ गया अभी अनिल अंबानी के पीछे, कैसे आ गया चर्चा में अनिल अंबानी? आज किसी ना किसी के इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं। तो उत्तराखंड के सत्ता की बात मुझे लगता है कि की जानी चाहिए सर। नए समीकरण कुछ दिख रहे हैं आपको, कांग्रेस के लिए संभावनाएं दिख रही हैं। आप 11 साल से केंद्र से बाहर हो और 4 साल आपको और रहना है, तो आपको स्टेट के महत्व को समझना चाहिए। क्या स्थिति है? अलाइज सच में नाराज हैं कांग्रेस से? क्रोनी कैपिटलिज्म से लड़े बिना आप सामाजिक लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे? कोई ऐसा फ्रंट बने जिसमें कांग्रेस हो ही ना। आज की राजनीति हिंदुस्तान की जो है उसमें थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता। बिहार में कैसे देख रहे हैं गठबंधन की स्थिति जो है? देखिए, अभी और कुछ अद्भुत इनक्रेडिबल सा रिजल्ट देख सकते हैं हम लोग। इसको मैं ऐसे भी देखता हूँ कि प्रशांत के वोट्स क्या है, जनसुराज का वोट क्या है सर? मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी राजनीति में आप किसी एक तबके को या एक जाति को या एक समाज को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। जेटली जी का नाम लिया राहुल गांधी ने, तब बातचीत उठ गई कि भाई ये देखिए, मृत व्यक्ति के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। मेरा गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जाके इससे पूछो कौन है अरुण जेटली, कोई बता दे तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। नमस्कार दोस्तों, देखी जाएगी इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हैं। आदेश जी, आपका स्वागत। और दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी लंबी है। आदेश जी का ये ट्वीट आप ज़रूर पढ़ें, मैं आपको बताऊं। और वो जो लंबी कहानी है उसे ही ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कौन कौन से किरदार हैं और उस कहानी से किस किस पर कैसा कैसा असर पड़ने वाला है। और असर केवल बाहर के लोगों पर नहीं पड़ेगा, असर केवल कुछ लोगों पर नहीं पड़ेगा, असर आप सब पर पड़ सकता है। कितना असर पड़ेगा वो आदेश जी हमें बताएंगे। इसके अलावा बातचीत बिहार के इलेक्शंस की भी होगी। प्रशांत किशोर जो लगातार रैलियां करते दिख रहे हैं, भारी भीड़ को आकर्षित करते दिख रहे हैं, कितना असर डालेंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे, उत्तराखंड में क्या होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में, सारी बातें होंगी, देखी जाएगी इस एपिसोड में। चर्चा शुरू करते हैं आदेश जी के साथ। तो आदेश जी, कहानी थोड़ी लंबी है। हमने वो आपका जो लंबा सा ट्वीट था वो पढ़ा, और मुझे लगता है दर्शकों को पता होगा, हम बता भी दें कि अडानी साहब ने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। जो अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो उनके ग्रुप का सबसे ल्यूक्रेटिव बिजनेस था, क्यों दिया इस्तीफा उन्होंने? ट्रंप को लेकर चुनौती दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को, मोदी साइलेंट रहे। अडानी को लेकर उससे पहले ही दिया गया था, उस पर भी लगभग घिरते दिखे। अब फिर से एक ऐसा लग रहा है जैसे रस्सी बांध दी गई है अडानी के चारों ओर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारा खेल चल रहा है। अमेरिका का ये कहना कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, उसके बाद अडानी का ये रेजिग्नेशन। क्या कुछ कहानी है सर, और कितनी लंबी है? और जितनी भी लंबी है बताइए थोड़ा सा। देखिए, कहानी तो वाकई में लंबी है, और ये शुरू होती है जो DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच चल रही है गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जी, ठीक है। उसमें 10 फरवरी को इसी साल एक पोज आया था, और वो पोज डॉक्यूमेंट पे लिखा गया, और उसके 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। अब ये शुरू होती है टैरिफ से। टैरिफ की जो बार बार जिक्र कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने कहा कि मैं 25% से ज़्यादा टैरिफ भारत पे लगाऊंगा, क्योंकि वो रशिया से तेल खरीदते हैं और उस तेल को ओपन मार्केट में बेच के मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। यहाँ ये बात शुरू होती है। अब मुझे लगता है कि आज शाम तक जब हम बात कर रहे हैं, तो वो जो नेक्स्ट जो परसेंटेज होगी, जो नेक्स्ट जो 25% था, वो कितना वो बढ़ाएंगे, मुझे लगता है आज शाम तक क्लियर हो जाएगा वो। हाँ, अब वो 25 से 30 करेंगे, 35 करेंगे, जो भी करेंगे। बेसिकली वो एक दबाव की राजनीति है। अब सवाल ये उठता है कि आज सुबह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, और उसमें ये कहा कि मुझे ये पता है कि क्यों AA
अडानी अंबानी, डबल ए लिखते हैं हमेशा उनको वो, क्योंकि संसद में हमेशा ये कहा जाता है कि आप उनका नाम मत लीजिए, तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म में डबल ए बोल देते हैं। तो डबल ए को जब हम डिकोड करते हैं तो वो होता है अडानी और अंबानी। तो उन्होंने लिखा कि मैं ये जानता हूँ कि डबल ए को फायदा पहुंचाया जा रहा है और क्यों प्रधानमंत्री चुप है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, मुझे पता है। तो फिर मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की कि ये कहानी है क्या। दरअसल कहानी ये है कि रशिया से मुकेश अंबानी की जो कंपनीज हैं वो तेल परचेज करती हैं, ऑयल परचेज करती हैं, और वो जो प्राइस है क्रूड ऑयल का वो काफ़ी कम है, और उसको फिर वो ओपन मार्केट में बेचते हैं। और जो जनरली जो परसेंटेज रहती है इसमें प्रॉफिट की वो 7 से 8% हुआ करती थी। लेकिन ये जो अभी ये जो खेल चल रहा है नया तेल वाला, ये जो तेल इंपोर्ट हो रहा है रशिया से, मुकेश अंबानी कंपनी कर रही है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार। और वो तेल आ कैसे रहा है? बेसिकली ईरान और रशिया, इन दोनों पे अमेरिका के सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद मुकेश अंबानी की कंपनी तेल इंपोर्ट कर रही है, और वो अडानी पोर्ट्स के थ्रू आ रहा है। मुंद्रा पोर्ट्स का भी नाम, हाँ, मुद्रा पोर्ट्स है, जितने भी इनके पोर्ट्स हैं। इसीलिए गौतम अडानी ने कल अडानी पोर्ट्स और SEZ से इस्तीफा दे दिया। अब ये दोनों कैसे इंटरलिंक्ड है? देखिए, DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो जांच चल रही है अमेरिका में, वो और अडानी पोर्ट्स, इन पे इनके थ्रू जो तेल इंपोर्ट हो रहा है, ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड इसलिए हैं कि क्योंकि अमेरिकन्स, जो मैंने लास्ट कार्यक्रम में आपको एक बात कही थी कि अमेरिकन्स बहुत ठीक बात हरामी होते हैं तो उन्होंने इस चीज को समझ लिया है। बेसिकली वो ये बात जानते हैं कि गौतम अडानी का प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पे इस बात को लेकर दबाव बना हुआ है कि वो किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच से उनको बाहर निकालें, क्योंकि इसमें घूस देने का आरोप है, और वो पैसा किसका है? अमेरिकन्स का है, राइट? ठीक है। तो उसमें अब अमेरिका की सरकार ऐसा थोड़ी है कि आउटराइटली किसी बात को रिजेक्ट कर देगी। वहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, और वहाँ जो चीज़ें होती हैं वो दबाव बहुत रहता है विपक्ष का भी, इंस्टीट्यूशंस का भी, क्योंकि वहाँ सही मायने में लोकतंत्र है, उनकी जो संस्थाएं हैं वो बहुत स्वतंत्र हैं, व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं। वहाँ की पुलिस हो, वहाँ की FBI हो, वहाँ का CIA हो, वहाँ की कोर्ट्स हो, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ हर चीज में एक जवाबदेही है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर लोगों ने प्रेसिडेंट चुन लिया तो उसके बाद कोई आपकी जवाबदेही नहीं बनती, आप जो चाहेंगे वो करेंगे, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। तो अमेरिकन जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसमें रिश्वत का आरोप है गौतम अडानी के ऊपर, उसके थ्रू ये दबाव डाल रहा है। तो वो जो जांच है उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो गौतम अडानी का, इसीलिए मुझे लगता है कि उनके वकीलों ने उनको एडवाइस किया होगा कि आप यहां से फिलहाल के लिए रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि बाद में ये चीज आएगी कि हमारे सैंक्शंस के बावजूद ईरानियन LPG का भी आरोप लगा था, आपने अपने पोर्ट्स का यूज किया जिसके आप डायरेक्टर थे, और वो तेल इंपोर्ट हुआ। तो ये जो लंबी कहानी है ये छोटी ऐसे है। तो बेसिकली इसमें कई सारे एंगल हैं जी। नेता प्रतिपक्ष के सवाल हैं जी, और मोदी की चुप्पी है, वो ट्रंप को लेके भी है। और जब ट्रंप का एक और मामला है, जो वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया है, उस बात को भारत सरकार मान नहीं रही है। संसद के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि नहीं, किसी के भी कहने से हमने युद्ध नहीं रोका है, उसके बाद से ये वाली बात सामने आई जी। कौन सी? रशिया के तेल वाली। अब इसमें एक और खेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि इसमें जो 7 से 8% इसका प्रॉफिट है ना, वो इसमें ज्यादा है। अच्छा, रशिया से जो तेल इंपोर्ट किया जा रहा है, और जो मुनाफा ओपन मार्केट में कमा रहे हैं, वो भी अमेरिकन को पता है कि वो कितना है। और जानकार ऐसा मान रहे हैं कि वो मुनाफा 30% है। 30%? हाँ, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो उसका एक मेजर चंक तो जा रहा है उस कंपनीज के पास जो इंपोर्ट कर रही हैं। उसमें एक बेनिफिशियरी और भी है जो जांच का विषय है, जो दर्शक खुद पता कर लेंगे वो बेनिफिशियरी कौन है। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस देश के जो कॉर्पोरेट हाउस है वही पैसा कमाएंगे और जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कमाएंगी। ये तो पॉसिबल नहीं है, नेता ना कमाएं। हाँ, ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। आफ्टर ऑल झगड़ा क्या है? आज अखबार में खबर आई है कि कितनी ज्यादा 3 गुना ज्यादा ट्रंप की जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं हिंदुस्तान में, वो बढ़ गई हैं जी। आज अखबार की खबर है। तो ये खबर कहाँ से आई?
हमारे यहाँ से आई ना, क्यों आई? क्योंकि आप कह रहे हो कि हमारी डेड इकोनॉमी है, हाँ, और उसके बावजूद आपके जो ट्रम्प टावर्स हैं उनकी संख्या हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, तो फिर हम डेड इकोनॉमी कैसे हुए? आप तो हजारों करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो ना हिंदुस्तान से जी, और आप कहते हो डेड इकोनॉमी है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि जो प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि किसी ने भी हमारे सीज फायर में कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष का, तो उसके बाद ट्रंप जो है वो और ज्यादा खफा हो गए और उन्होंने फिर रशिया से ओपन मार्केट में तेल बेचने की बात कर दी कि आप परचेज भी कर रहे हो। हालांकि ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, यानी भारत सरकार और रशिया के बीच की ये डील है। अब कायदे से तो उसका फायदा हिंदुस्तान के आम आदमी को मिलना चाहिए, राइट, सस्ते तेल का। लेकिन बजाय कि इस आम आदमी को फायदा मिले, वो तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचा जा रहा है मोटे मुनाफे पे, और वो फायदा आम आदमी को मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। इस बात को ट्रम्प समझते हैं तो दबा रहे हैं। फैक्ट पता है क्योंकि तो आपने पिछले शो में, मुझे याद है, आपने कहा था कि व्यापारी से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। और सर, जब ट्रंप के ऊपर नरेंद्र मोदी चुप हो गए, जब उन्होंने बोला नहीं, ट्रंप का नाम नहीं लिया बार बार चुनौती देने के बाद भी, तब भी मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि क्या ट्रंप का नाम अडानी की वजह से नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि अडानी के ऊपर केवल एक केस ये ब्राइबरी वाला नहीं चल रहा है। हिंडनबर्ग की रिसर्च ने जो खुलासा किया उसके एक्यूजेशंस भी हैं। ईरानियन एलपीजी जिस पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसको आयात करने का भी आरोप और उसकी जांच भी चल रही है अडानी के ऊपर। तो अडानी के गर्दन के चारों ओर अमेरिका का शिकंजा कसा हुआ है। अगर अमेरिका की कोई बात भारत मना करता है तो शायद अडानी के ऊपर जो शिकंजा कसा है उसको और मजबूत कर दिया जाए। क्या इसी कारण मोदी चुप हैं? देखिए, जैसे सीबीआई कहती है ना अपनी रिपोर्ट में, चार्जशीट में, प्राइमा फेसी इट सीम्स ट्रू। नहीं, देखिए क्या है, ये बात सही है कि आज की तारीख में गौतम अडानी इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं और उनके जितना उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया डिफरेंट सेक्टर्स में, किसी ने नहीं किया है। पोर्ट्स में वो हैं, एयरपोर्ट्स में वो हैं, एनर्जी में वो हैं, डिफेंस में वो हैं, पावर में वो हैं। मतलब जो उनकी ग्रोथ है ना, शायद ही किसी कॉर्पोरेट हाउस की हुई हो इतने कम समय में। ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन रशिया और ईरान के जो सैंक्शंस हैं उसमें अडानी जी का पोर्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये बात भी सही है। लेकिन जो तेल परचेज किया वो मुकेश अंबानी कंपनी ने किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेजर जो केस है वो है भ्रष्टाचार का, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में चल रहा है, जिसके आसपास सारी चीजें घूम रही हैं। और ये भी अच्छे से पता है अमेरिकन को, सबको पता है। तो यहाँ तो विपक्ष में जो बात खुली होती है, राहुल गांधी खुल के बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है, इसीलिए वो डिफरेंट देशों में उनको साथ लेके जाते हैं। ये रिश्ता क्या, ये सवाल भी सब कहते हैं। तो अब तो ओपन है। अब आप देखो कि अब जब श्रीलंका में, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में जब लोग वहाँ पे सत्ता पलट हुआ और शेख हसीना को हिंदुस्तान लाया गया, जो भी वो एक्सरसाइज थी, मुझ पर जाना नहीं चाहता, उसके बाद जो इनकी बिजली वहाँ बिकती थी, जो झारखंड में प्लांट था और वहां से वो बिजली जाती थी बांग्लादेश में, वो सारा पैसा होल्ड हो गया। जितनी भी पेमेंट थी, लगभग मेरे हिसाब से 8,000 करोड़ के आसपास थी। फिर इन्होंने मुलाकात की हेमंत सोरेन से, क्योंकि वो जो प्लांट है वो झारखंड में है, आई थिंक गोड्डा में है, गोड्डा में निशिकांत दुबे के आसपास कहीं पे है। तो अब ये चाहते हैं कि उस बिजली को वो झारखंड सरकार को बेचें। लेकिन वहां कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत ज्यादा, तो वो डील अभी हो नहीं पाई है। हेमंत सोरेन के साथ मोदी जी की तस्वीरें बड़ी आ रही हैं आजकल सर। नहीं, वो तो उनके पिता का देहांत हुआ था, शिबू सोरेन जी का, तो वो पीएम गए, कटसी में मिलने गए थे वो। तो मतलब उसमें कुछ कहते तो नहीं ना, बियॉन्ड दी हेडलाइंस। लेकिन उसमें उससे पहले एक तस्वीर आई थी, वो थी अमित शाह और हेमंत सोरेन की जी। और हेमंत सोरेन काफी झुक गए थे नमस्ते करने के लिए, 90 डिग्री पे आ गए थे। तो बियॉन्ड दी हेडलाइन कुछ देख पा रहे थे आप? हाँ, कुछ था उसमें एक्चुअली ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी को सरकार से बाहर निकाल दें हेमंत सोरेन, और बीजेपी दूर रहे सरकार से, उसके बावजूद आरजेडी, इंडिपेंडेंट और लेफ्ट के सहयोग से सरकार चल सकती है। मतलब बाहर से समर्थन जैसा कुछ नहीं, समर्थन नहीं देंगे वो बाहर से, वो विपक्ष में ही रहेंगे। लेकिन कांग्रेस को बाहर निकाल दें और जो बाकी सांसद हैं, बाकी जो विधायक हैं, जिसमें आरजेडी भी है, जिसमें लेफ्ट भी है और जिसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, उनके सारे सरकार चल जाएगी।
ये एक स्ट्रॉन्ग बज है पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर। अब कई बार क्या होता है कि स्पेकुलेशंस बहुत हाई होती हैं जी। तो ये एक संभावना है बेसिकली, और राजनीति में संभावना को नकार नहीं राजनीति संभावनाओं का है तो खेल ही सकते। सारा खेल संभावनाओं का जी। है। सत्ता की बात हमने की, झारखंड में किस तरीके से क्या इक्वेशंस नए आपको दिख पा रहे हैं, और अडानी की बात हम लोग कर रहे थे। अब मेरे पास 2 सवाल हैं, बिजनेसमैन से लेकर के एक एक करके पूछना, दूसरा मैं भूल जाऊंगा नहीं जी तो। जी जी, एक एक करके पूछूंगा। तो मुझे लगता है बिजनेसमैन की बात चल रही थी तो बिजनेसमैन की करते हैं। मुकेश अंबानी की बड़ी चर्चा होती है, उनके छोटे भाई जो हैं उनकी चर्चा थोड़ी कम हो पाती है। अभी हेडलाइंस बनाया है अनिल अंबानी ने, ईडी की छापेमारी हुई, कौन पड़ गया अभी अनिल अंबानी के पीछे, कैसे आ गया चर्चा में अनिल अंबानी? देखो, अनिल अंबानी को समझने के लिए ना आप रफेल पे चलो, 2017, 18, 19 पे जी। राहुल गांधी और विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि अनिल अंबानी को रफेल में फायदा मिला है, ठीक है, और उनको 30,000 करोड़ का फायदा हुआ है रफेल की डील में, यानी उन्होंने बिचौलिए का काम किया। और फिर वो अनिल अंबानी डिफेंस में भी आ गए थे, डिफेंस सेक्टर में भी जी। वो समझ में आता है। अब कुछ बैंकों का जो उनका लोन था उसको फ्रॉड घोषित कर दिया गया, कुछ दिन पहले की बात है। और अब एकदम से ईडी की एंट्री होती है, वो उनके यहाँ रेड करती है 3 दिन के लिए, 3 दिन की उनकी रेड चलती है, उसके बाद सम्मन करती है। और कल बीत गया, वो उनसे लगभग 10 घंटे पूछताछ होती है। लेकिन उस रेड और पूछताछ के बीच में एक लुकआउट नोटिस जारी होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो इसलिए है, इसका मतलब सरकार को इस बात का अंदेशा था कि क्या अनिल अंबानी देश छोड़ के भाग सकते हैं। जिस अनिल अंबानी को आप इतना नज़दीक मानते हो सत्ता पक्ष के, यानी ये कहा जाता है कि जनरली कि जितने बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिन्होंने 2007 से जो एज ए जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के, और वहाँ जो कॉर्पोरेट हाउसेस का एक ग्लोबल समिट होता था वाइब्रेंट गुजरात, वहाँ से शुरू होती है प्रधानमंत्री मोदी की और कॉर्पोरेट हाउसेस की नज़दीकी। और जो उनके ऊपर एक आरोप था 2002 का, उससे वो 2007 से लेके और 2014 आते आते वो एक विकास पुरुष के रूप में उभर के आते हैं कि देखो कॉर्पोरेट फ्रेंडली नेता है, और देखिए ये कितने विकास पुरुष हैं। मतलब बेसिकली उनकी छवि को चेंज किया जाता है, और वो होती भी है। और उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं जी। अब जो इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ में, और उन्होंने भी पूरा साथ दिया, ऐसा नहीं है। तो अब आते आते ऐसा क्या हो गया कि अनिल अंबानी के घर पे आपको रेड करनी पड़ी, जिनको रफेल का बेनिफिशियरी बताया गया 30,000 करोड़ का, और अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया, 10 घंटे की पूछताछ हुई है। अब हो सकता है जब इतना कुछ और तो गिरफ्तार भी कर लें, संभावनाएं यहाँ भी तो हैं, संभावनाएं तो हैं। हाँ, तो अब फिर सवाल उठते हैं कि भाई कौन एग्जैक्टली, कोई सरकार में नाराज है, या कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस नाराज है, या किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस के इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं, क्या है ना सवाल? मतलब ये है कि सवाल ये नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल ये है इशारा कहाँ से मिलता है। तो क्या पता किसी और के इशारे पे कोई और एक्शन करवा रहा देखो, हो। इतने संभावनाओं में क्या होता है नीरज की, जो इतने बड़े चीज़ें होती हैं वो जनता तक पहुँच नहीं पाती हैं, ठीक है ना। और आप देखो एक समय पे अनिल अंबानी बिल्कुल बराबर के कॉर्पोरेट हाउस थे अपने भाई के बराबर के, और ऐसा कहते थे कि 2 ही भाई हैं इस देश में, टाटास की वहाँ काउंट नहीं होते थे, और अडानी साहब उस वक्त इतने पावरफुल थे नहीं। हाँ, लेकिन जब अनिल अंबानी डूबना शुरू हुए, खासकर टेलीकॉम को लेके, वहाँ से शुरुआत हुई थी उनकी, वो डूबते चले गए, और मुकेश अंबानी बढ़ते चले गए। और जब गौतम भाई की एंट्री हुई उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन आज किसी ना किसी के इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं अनिल अंबानी के साथ में, इसलिए वो ईडी का फंदा उनके आसपास घूम रहा है, और एकदम से वो चर्चाओं में आ पा रहे हैं। चर्चा में नहीं, चर्चा थोड़ी है ये। चर्चा नहीं है, तो खतरनाक चर्चा है। सर, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। नहीं, वो पॉलिटिक्स में होता है। अच्छा, ठीक। वो बिजनेस में नहीं होता ये। लुकआउट नोटिस जारी कर देना, सम्मन करना, रेड करना, 10 घंटे की पूछताछ करना, ये कोई वो नहीं है जिसने कॉर्पोरेटिव बैंक का लोन मार लिया, कोई छोटा किसान थोड़ी है ये। जी। अनिल अंबानी है भाई। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज बियॉन्ड दैट। तो इन सब के पीछे जो नज़र आता है वो ये है, बाकी दर्शक समझदार हैं, समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है।
और हो सकता है वो डिफेंस सेक्टर में हो। हितों का टकराव मैं डिफेंस सेक्टर में। मैं उदाहरण दे मतलब मैं गैस कर रहा हूँ, जी हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर में हो, जी 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 क्योंकि जो हमारा देश है वो कई डिफेंस कॉरिडोर बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और कुछ दिन पहले हमारे CDS ने एक इंटरव्यू दिया था, अनिल चौहान ने, उन्होंने कहा था कि हमें अब डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एयर चीफ मार्शल का भी ये बयान था सर, जब उन्होंने कॉरपोरेट से एक आग्रह भी किया था कि आप लोग आगे आइए, देश के लिए उपकरण बनाइए, तो शायद उसी क्रम में कुछ उसमें जब उन्होंने ये कहा, उसमें कॉरपोरेट्स ऑलरेडी आगे आ चुके थे। तो वो आ चुके थे और पता नहीं खेल कौन खेल रहा है, इशारा अच्छा, एक कहाँ बात से बताता मिल रहा हूँ है। आपको, जी बीच में रोक रहा, सॉरी। हाँ हाँ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद एक कॉर्पोरेट कंपनी ने प्रचार प्रसार के लोगों को संपर्क किया और ये कहा कि देखो हमारी कंपनी के ड्रोन्स यूज हुए थे और आप लोग इसका प्रचार कीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सोशल ब्रांडिंग के लिए। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत गेस वर्क आप लोग भी करें और जो भी गेस लगता हो, अंदाज़ा लगता हो, वो लिखते भी रहें, देखते हुए कि क्या अंदाज़ा आपको लग पाया है। चुनावों की बात भी चल रही थी, सत्ता की बात भी चल रही थी। उत्तराखंड के सत्ता की बात मुझे लगता है कि की जानी चाहिए सर। 2022 में आपने लिखा अपने ट्विटर पे कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। 27 में दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव में बीजेपी हार गई है। नए समीकरण कुछ दिख रहे हैं आपको, कांग्रेस के लिए संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए संभावनाएं तो 2022 में ही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को ये स्टेट बीजेपी से लेना था, मतलब जीतना था, और उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन कांग्रेस पार्टियों की अपनी गलतियों के कारण ये बीजेपी वहाँ सेकेंड टाइम रिपीट हो गई। कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है, खासतौर पर राहुल गांधी और उनकी टीम, कि आप 11 साल से केंद्र से बाहर हो और 4 साल आपको और रहना है, तो आपको स्टेट के महत्व को समझना चाहिए। जितने स्टेट आपके पास होंगे, आपके अलाइज भी आपको उतनी इज्जत भी देंगे उसके बाद। ठीक बात। लेकिन आप छोटी छोटी गलतियों के कारण स्टेट हारते जा रहे हो। उत्तराखंड आप ऐसे ही हारे, हरियाणा आप ऐसे ही हारे, और अब जो उत्तराखंड में गलतियां हुई वो पंजाब में गलतियां हो रही हैं। अच्छा। वहाँ 2 गुट ऐसे बन गए हैं जहाँ राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और चन्नी साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में खुलकर लड़ाई चल रही है वहाँ पे, जिसका फायदा बिल्कुल सीधा बीजेपी को मिल रहा है, जबकि बीजेपी वहाँ कहीं भी नहीं थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दो पार्टी बन चुकी। ये समझ नहीं पा रहे हैं। भगवंत मान ने नायब सिंह सैनी को रोकने की कोशिश करी। नायब सिंह सैनी को पंजाब का अघोषित, मतलब अनाउंस नहीं किया हुआ है, लेकिन पंजाब चुनाव तक उनको वहाँ लगा रखा है कि आपको ये पूरा देखना है, अपना काडर खड़ा करना है, आपको अपना संगठन खड़ा करना है, और जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सब रिसोर्सेज जो है वो आपको देखने हैं। और नायब सिंह सैनी वो काम कर भी रहे हैं। बीच में क्या हुआ, पानी के मसले पे इन्होंने पानी रोक दिया हरियाणा का। वो पानी का मसला नहीं था, वो पॉलिटिकल मूव था। कैसे? अगर पानी का झगड़ा होगा हरियाणा पंजाब के बीच में, तो नायब सिंह सैनी वहाँ प्रचार करने नहीं जा सकते। फिर जाके क्या बोलेंगे हरियाणा के लोगों को, मैं क्या करने पंजाब गया था जब आपको पानी नहीं दे रहे हैं। तो वो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी पंजाब सरकार की, अरविंद केजरीवाल की, उनके स्ट्रैटेजिस्टों की और भगवंत मान की। और उसके बाद सैनी साहब रुक गए। क्या है, मुझे लगता है कि लगभग 20 के आसपास ऐसी विधानसभा हैं जहां सैनी बहुल्य क्षेत्र है पंजाब में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये फोकस कर रहे हैं जो हिंदू बेल्ट है उसके ऊपर। तीसरा, ये जो राजा वड़िंग वर्सेस चन्नी है ना, ये जट सिख हैं जो हमेशा से डोमिनेट करते आए हैं पंजाब को, और ये जो दलित और आशु शर्मा ये जो हिंदू नेता हैं, इनको भी कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो लड़ाई छोटी सी है, अगर लीडरशिप को उसको समझे तो इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन करेंगे नहीं। वो तो लीडरशिप की आदत भी रह गई है। हाँ, अब आ जाता हूँ उत्तराखंड में क्या है। कुमारी शैलजा वहाँ की प्रभारी हैं, ठीक है। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद एक बार वहाँ पे गई हैं, बस प्रभारी होते हुए शायद एक ही बार गई है, जहाँ तक मैं सही हूँ। तो अगर मान लो वो किसी बात से नाराज है, या उनका काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, या वो कुछ और करना चाहती हैं, तो आप लोग को लोना किस लिए बैठे हो? ये काम किसका है? ये काम संगठन महासचिव किसी वेणुगोपाल का है जी, कि स्टेट्स की छोटी मोटी समस्याओं को मैनेज करना। जो प्रभारी, जो महासचिव अपने स्टेट में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कहो कि भाई आप जाओ, नहीं करना तो ठीक है, आप दूसरा कोई नेताओं पे दे दो। लाइन लगी है बाहर काम करने वाले लोगों की, ठीक बात है। लेकिन वो नहीं करते ये काम। वो क्या करते हैं,
वो ट्रैवल करेंगे राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, खड़गे साहब के साथ। अब ये काम उनका नहीं है। अब संगठन महासचिव हैं। यानी आप अपना काम छोड़ के बाकी सब कर रहे हो। पहली बात, ये पहले संगठन महासचिव हैं जो ट्रैवल करते हैं गांधी के साथ। इससे पहले अशोक गहलोत थे, जनार्दन द्विवेदी थे, अहमद पटेल। नहीं वो कभी नहीं थे। मैंने कभी नहीं देखा कि ये लोग ट्रैवल करते हो लीडरशिप के साथ में। अब ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो गुजरात में हैं, वो पंजाब में हैं, वो उत्तराखंड में हैं, वो हरियाणा में थी, कोई मैनेज नहीं करता इनको। और जब आप मैनेज नहीं करते इन छोटी समस्याओं के कारण आप स्टेट हार जाते हो। और जब आप गिनते हो कि कितने स्टेट में सरकार है तो मिलता है तेलंगाना में है, कर्नाटका में है और हिमाचल प्रदेश में है। उंगलियां ज्यादा पड़ जाती हैं। 2.5 राज्यों में सरकार है आपकी कुल मिला के। तो आहिस्ता आहिस्ता इससे क्या होगा, आप अपने अलाइज का जो भरोसा है ना वो भी खो दोगे। वो कहेंगे तेरे पल्ले है क्या, इसकी तेरी जरूरत ही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर आपने बोली, अलाइज का भरोसा आप खो देंगे। और इससे पहले अपने ही प्लेटफॉर्म पे जो पब्लिश हुआ हनुमान बेनीवाल का इंटरव्यू जो आपने किया, उसमें हनुमान बेनीवाल साहब ने कहा कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारी नाराजगियां हैं और कांग्रेस के साथ हैं, अन्य पार्टियों को, राजद का भी नाम लिया, अन्य दलों का भी नाम लिया, टीएमसी का नाम लिया कि ये नाराज है। क्या स्थिति है, अलाइज सच में नाराज हैं कांग्रेस से? देखो, एक जो मेन पार्टी थी आम आदमी पार्टी, वो तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाई हम इनके साथ नहीं रह सकते। और उसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जब राहुल गांधी ने सीधा करप्शन के आरोप लगाए केजरीवाल पे, तो उस दिन ये तय हो गया था कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे नहीं रहेगी। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए और उनके समर्थन में एक रैली हुई इंडिया अलायंस की दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, जो टॉप लीडरशिप थी, वो पहुंची जी। और उस शराब घोटाले का जो कंप्लेनेंट है वो कौन है? कांग्रेस है। उसी में वो जेल गए, लीडरशिप वहां पहुंची समर्थन में। तब क्या था, तब इंडिया अलायंस को खड़ा करना था मोदी के सामने, बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने जी। उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन जब अगले साल यानी इस साल जनवरी में जब दिल्ली का चुनाव आया, तो इन्होंने ये फैसला किया कि हम इस बात से खुश नहीं हो सकते कि हमने बीजेपी को हरा दिया, आम आदमी पार्टी को जिता दिया। ये खुशी हमारी नहीं है। तो कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को राहुल गांधी के पास रखा। तो उन्होंने ये फैसला किया, ठीक है जो आप चाहते हो मैं उसमें राजी हूँ। कांग्रेस पार्टी जब स्ट्रांगली लड़ी तो आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, बीजेपी जीत गई जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास ही कांग्रेस का वोट है। पूरा शिफ्ट ही उधर। हाँ, पूरा का पूरा कंप्लीट शिफ्ट है। जो कांग्रेस जीरो हुई उसका सीधा सीधा कारण था आम आदमी पार्टी जी। अब इनका ये आरोप था कांग्रेस का कि भाई गोवा में, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में ये हमारा वोट काटते हैं और हम इनको जिता रहे हैं। तो ठीक है, आपने पॉलिसी के लेवल पे फैसला कर दिया, वो हो गया। अब मैं आता हूँ बाकी अलाइज के ऊपर। समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, स्टालिन है, ठीक है, उद्धव ठाकरे हैं, बाकी सब, आरजेडी भी ठीक है। एक ही चीज आती है कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में गौतम अडानी के इशू जब संसद में आता है तब कांग्रेस पार्टी अकेली पड़ जाती है। मैंने अक्सर देखा ही है। क्यों? उनकी इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट है जी, काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो फिर ऐसी स्थिति में टीएमसी का साथ आना मुश्किल हो जाता है। और राज्यों को इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, पैसा आएगा, रोजगार पैदा होगा, वो सब बात मुझे ठीक लगती है। लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी अकेली पड़ती है। अदरवाइज आप देखो, जब अम्बेडकर का इशू आता है, बाबा साहब अम्बेडकर का जी, तो फिर सब इकट्ठी हो जाते हैं, टीएमसी भी, आम आदमी पार्टी भी, सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन सर बिट्स एंड चंक्स में जैसे ही सामाजिक कोई मुद्दा आएगा, जैसे ही कोई मुद्दा धार्मिक होगा, जाति से संबंधित होगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही मुद्दा जुड़ा होगा कॉर्पोरेट हाउसेस से, फिर बिखर जाएंगे। ये है इंडिया अलायंस। क्रोनी कैपिटलिज्म भी तो दरअसल सामाजिक ही दिक्कतें पैदा करते हैं ना। और क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ ही आप आवाज बुलंद करते हैं जब आप अडानीज के खिलाफ बोलते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म से लड़े बिना आप सामाजिक लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे? और अगर पार्टियां साथ में नहीं आएंगी तो राहुल गांधी जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो लड़ाई उनको अकेले ही लड़नी पड़ेगी। ऐसी स्थिति आप देखते हैं क्या कि कोई ऐसा फ्रंट बने जिसमें कांग्रेस हो ही ना? नहीं, आज की स्थिति में ऐसा संभावना नहीं है। इस देश में आज की डेट में आप कांग्रेस को माइनस करके कोई फ्रंट बनाना चाहें, इसको हम थर्ड फ्रंट ही कहेंगे, वो संभावना नहीं है। वो क्यों नहीं है? इस देश में आज की डेट में दो वोट हैं। एक वोट वो है जो मोदी के साथ है और एक वो है जो खिलाफ है।
तो मैं कहता हूं कि जो 38 से 40% वोट बीजेपी का है, उसके अलावा जो इंडिया अलायंस इकट्ठा हुआ और बीजेपी 240 पे आई, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इंडिया अलायंस को 60% लोगों ने वोट दिया जी। वोट में विभाजन नहीं हुआ। हाँ, आज की राजनीति हिंदुस्तान की जो है उसमें थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता, वो भी कांग्रेस माइनस करके। इसीलिए इंडिया अलायंस बना, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 ही वोट हैं, एक मोदी के साथ है, एक उसके खिलाफ है। तो थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नहीं है। बिहार में कैसे देख रहे हैं गठबंधन की स्थिति जो है? देखिए, अभी सबसे पहले तो ये समझना है कि जो वोट काटी जा रही हैं, कितनी वोट, जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा कितनी वोट कटेंगी, किस किस इलाके से कटेंगी, ठीक है। उसमें वहाँ पे भी एक चीज़ होगी, आप देखना, वहाँ पे भी क्या है, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया अलायंस है, ठीक है। तो उधर क्या है, कैंडिडेट 2 ही होंगे ना, और हर पार्टी में जनरली होता है ये, विधानसभा के लेवल पे 5, 7, 10 कैंडिडेट होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, टिकट एक को मिलती है। तो उस स्थिति में फिर एक तीसरा फैक्टर आएगा प्रशांत किशोर का। वो मेरा सवाल भी था, तो फिर पहले आप सवाल पूछ लो। तो वो जो फैक्टर आने वाला है सर तीसरा, वो किसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, किसको कितना फायदा पहुंचा सकता है, या फिर नुकसान और फायदे के गेम से बढ़कर जो रैलियां या जो भाषण प्रशांत किशोर दे रहे हैं वो कुछ सही साबित हो जाएगी और कुछ अद्भुत इनक्रेडिबल सा रिजल्ट देख सकते हैं हम लोग? देखिए, जो बाई इलेक्शन हुआ था बिहार में, उसमें प्रशांत किशोर जो है वो खाता नहीं खोल पाए जी। मैं फिर भी ये कहूँगा कि जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं, जो कि उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, वो अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। और इसको मैं ऐसे भी देखता हूँ कि प्रशांत किशोर जो है ना, वो किसी एक पार्टी का फायदा या नुकसान नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जिक्र किया था कि एनडीए का कैंडिडेट एक होगा, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी, ठीक है, और इधर आरजेडी, कांग्रेस, सानी, लेफ्ट, ठीक है। अब जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा ना इन 2 ग्रुप्स में, एनडीए में और इंडिया अलायंस में, वहां जो सेकंड और थर्ड नंबर के मजबूत उम्मीदवार होंगे, मुझे लगता है प्रशांत किशोर उनको चुनेगा अपनी पार्टी के लिए, ठीक है। तो कहीं वो आदमी वोट काटेगा कांग्रेस का, कहीं आरजेडी का, कहीं जेडीयू का, कहीं बीजेपी का। लेकिन फिर तो ये तो वो वाले वोट होंगे ना जो कैंडिडेट स्पेसिफिक वोट होंगे। मान के चलिए कि XYZ कोई भी पार्टी, राहुल नाम का कोई व्यक्ति मान लेते हैं जो राजद से तैयारी कर रहा है, लेकिन टिकट राजद ने किसी और व्यक्ति को दे दी, ठीक है। अब राहुल नाम का वो व्यक्ति प्रशांत किशोर के साथ आ गया, प्रशांत किशोर की पार्टी से वो चुनाव लड़ रहा है, तो जो वोट मिला वो तो राहुल के वोट्स हैं। प्रशांत के वोट्स क्या है, जनसुराज का वोट क्या है सर? देखिए, कायदे से तो उनको प्रकाश का वोट मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार जिस हिसाब से जातियों में बटा हुआ प्रदेश है और जिस हिसाब से इस टाइम पे जातियों की राजनीति हो रही है, राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, यात्रा उनकी निकलने वाली है, और ओबीसी एक बहुत बड़ा तबका है बिहार में, और उसमें अगर यादव के अलावा ओबीसी हैं वो लगभग 100 से ऊपर जाती हैं, छोटी छोटी मिला के। और राहुल गांधी ने कहा था तेजस्वी यादव को कि आप इनके ऊपर फोकस करो, यादव तो आपके साथ है ही है, और इसमें अगर आप कोई भी चंक तोड़ पाओगे तो उतना फायदा मिलेगा, बोनस होगा वो। क्योंकि पिछला चुनाव गठबंधन 12,000 वोटों से आ रहा था, कुल 12,000 वोटों से, और उस राज्य में जब आप 70 लाख वोट काट दोगे तो आप कैसे अनुमान लगाओगे कि क्या रिजल्ट आने वाला है? अगर आप मुझसे पूछो कि बिहार में क्या होगा, जहां आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी मिलकर 12,000 वोटों से राज्य हार गए, पूरा बिहार राज्य हार गए, उसमें अगर 70 लाख वोट कट जाएंगी तो मैं आपको कैसे बताऊं कि बिहार में क्या होगा? हाँ, अंदाजा लगाना ही कैसे लगाओ? और अगर विपक्ष जो कह रहा है कि ये माइनॉरिटीज का, यानी मुसलमानों का, दलितों का, इन और पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है, फिर तो बात क्लियर ही है। अब ये कहानी शुरू हुई थी प्रशांत किशोर से जी। अब कायदे से तो प्रशांत किशोर पांडे हैं, उन्हें ब्राह्मणों का वोट मिलना चाहिए आपको भी उनको वोट देना चाहिए। तो कायदे से मुझे लगता है इतनी जल्दी हिंदुस्तान की राजनीति में जातियों का वोट डेवलप नहीं हो पाता जितना प्रशांत किशोर अभी चल रहे हैं। मेरी जो अगर वो 2-4-5 साल इसी गति से चलते रहे तो किसी ना किसी तबके को अपने साथ जोड़ लेंगे। थोड़ा सा मुझे दुरुस्त कीजिएगा, और मैं अपनी समझ के लिए भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है दर्शकों को भी मजा आ रहा होगा शायद, कि सर प्रशांत किशोर जो है, जातियों के वोट की जो आपने बात की, वो नर्चर किया जाता है, वो एकदम से तो मिलता नहीं है। राजद ने वो नर्चर किया है, सपा ने वो नर्चर किया था। जिस तरह की वैकल्पिक राजनीति की बात अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे थे, उस तरह की वैकल्पिक राजनीति की बात प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं। लेकिन बिहार
और दिल्ली की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। बिहार में जातियों में बटे हुए लोग हैं जो जाति के आधार पर वोटिंग करते रहे हैं। गरीबी ज़्यादा है, पढ़ा लिखा तबका कम है। तो प्रशांत किशोर की जो वैकल्पिक योजना है उससे मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय शहरी लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख पाए हैं वो लोग जुड़ेंगे ज़्यादा, जबकि यहाँ पर संविधान का मामला, जाति का मामला, ये सब ज़्यादा रहेगा। तो इस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, प्रशांत को जो भी वोट मिले शायद वही हिस्से से मिले। इस मतलब ये ठीक सी समझ लगती है आपको, या फिर कुछ आप इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी राजनीति में आप किसी एक तबके को या एक जाति को या एक समाज को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। अगर प्रशांत लगे रहेंगे इसी स्थिति से जैसे वो कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है जुड़ भी जाए, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। कौन जुड़ जाएगा पता नहीं लगता, किसको कौन सी बात अच्छी लगे पता नहीं लगता। अब अरविंद केजरीवाल भी जिस राजनीति को लेके आए थे 2012-13 में, वो उसको उन्होंने कहाँ परस्यू किया, छोड़ दिया उन्होंने उसको जी। वो वैगनार लेके आए थे, वो सिक्योरिटी के खिलाफ थे। मैं कल ही देख रहा था, वो ट्विटर पे चल रहा था कि वो प्राइवेट जेट से लैंड किए हैं और वो पुरानी वैगनार उनकी याद आ गई, है ना। शीला जी की एक ग्रैंड विटारा और 2 जिप्सी आगे पीछे चलती थी, 3 गाड़ी चलती थी, इनके साथ 8 इनोवा चलती थी, और वो MG की ग्लोस्टर 55 लाख की कार आती है, उसमें चलते थे। तो मुझे लगता है कि राजनीति बहुत डिफरेंट चीज़ है। उसमें जो आप दिखाते हो, जो आप कहते हो, जो आप करते हो वो अलग है, और जो आप सही मायने में करना चाहते हो वो अलग है। परसेप्शन अलग क्रिएट करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया जी? अरविंद केजरीवाल आखिर में आगे हिंदुत्व की राजनीति पे, हिंदुत्व हार्डलाइनर जैसी बात भी करने लगा। याद है शाहीन बाग जी? एक बार नहीं गए थे वहाँ पे, जामिया मिलिया इस्लामिया में जब बच्चों पे डंडे बरसाए गए थे तब कुछ 2020 की बात है, चुनाव से पहले। यही प्रशांत किशोर उनके एडवाइजर भी होते थे। इन्होंने कहा था कि आप जाओ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही जानते थे कि इस दिल्ली में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ही जानता है कि बीजेपी को मैं ही हराऊंगा। वो तो मेरे पास आएगा ही आएगा, वहाँ नहीं जाऊँगा मैं हिंदुओं की बात करूंगा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। कैमरा ऑन करो भाई, क्या हनुमान चालीसा पढ़नी है मुझे। तो जो अरविंद केजरीवाल जो राजनीति लेके आए थे, आंदोलन से आए थे ना भाई, हम भी थे उसमें, हमने भी बड़ा नजदीक से देखा, हमने तालियां बजाई थी जवानी के दिन, ठीक है। हम भी थोड़े से बागी थे हल्के से, तो आज भी हैं। तो हमने देखा है वो। लेकिन जब आप राजनेता बन जाते हो तो फिर आपको वो सब करना पड़ता है जो राजनीति में अनिवार्य है। आप डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर अपने पीछे भी लगाते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिज्ञा पढ़ने वाले मंत्री को आपके कैबिनेट से हटा भी देते हो, हटना भी पड़ता है। बहरहाल सर, संभावनाओं का खेल तो है ही राजनीति, आप बार बार कह रहे हैं शो में, और ये हम मानते भी हैं। नहीं, मैं क्या, सब कहते हैं संभावनाओं का खेल ही है। हमने भी कहा, ये मैंने अब देखो ना, बाबा साहब अम्बेडकर, उनका देहांत कब हुआ था? कितने साल हो गए? 50 साल तो हो गए होंगे ना, ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। आज भी उस आदमी के पास 20 करोड़ वोट है उसके नाम पे। ये है राजनीति। लगभग 70 साल, है ना। 70 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आज जिंदा है जिसके नाम पे 20 करोड़ वोट एक साथ पड़ सकते हैं, जो मोदी को बहुमत से रोक सकता है ना, ये हिंदुस्तान की राजनीति। आपसे बातचीत करने में ना एक बात का बड़ा मजा आता है कि जो मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, आप टेल छोड़ देते हैं कि 70 साल पहले मरा व्यक्ति राजनीति में कैसे संभावनाओं को जन्म दे रहा है और कैसे उसने एक वोट बैंक जो है उसके नाम पे क्रिएटेड है। पूरा क्रिएटेड है। अरुण जेटली जी का नाम लिया राहुल गांधी ने, तब बातचीत उठ गई कि भाई ये देखिए, मृत व्यक्ति के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं बस ये जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि जीवित नेहरू, जीवित इंदिरा गांधी, जीवित सरदार पटेल, जीवित महात्मा गांधी, जीवित राजीव गांधी, ये सब लोग कहाँ हैं, मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये तो जीवित ही होंगे, तभी प्रधानमंत्री से लेकर और पूरी सरकार और गोदी मीडिया जो है इन लोगों पर आरोप लगाती रहती है, लेकिन कभी कोई हाय हल्ला नहीं हुआ। अरुण जेटली पे एक आरोप लगा, हाय हल्ला हो गया। कहाँ पाए जाते हैं ये जीवित व्यक्ति? पहली बात तो ये समझो कि क्या पंडित नेहरू का जो कंट्रीब्यूशन इस देश में एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री है, वो अरुण जेटली का है। अरुण जेटली लुटियंस के नेता थे, एक बड़े वकील थे, जिनकी घड़ी चलती थी तो उस हिसाब से वो चार्ज करते थे, ठीक है। मीडिया में उनके लोग बड़े तकड़े थे, उनके पास खबर प्लांट करने के वो मास्टर थे। इस लुटियन से बाहर, मेरा गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जाके उससे पूछो कौन अरुण जेटली, कोई बता दे तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। और कहाँ पंडित नेहरू?
ये तो मैं गलती मानता हूँ आज में मतलब गांधी की, खास तौर पर भाई और बहन की, जी। जो पंडित नेहरू की लेगेसी करने में देर लगा रहे हैं। क्लेम क्यों नहीं करते भाई? इंदिरा गांधी को पहली बार कहा कि नहीं हमारी दादी ने बनाया बांग्लादेश को, पहली बार कहा संसद के अंदर बहन भाइयों ने, और नेहरू को छोड़ रखा है ऐसे ही। तो जब आप लोग ये लोगों को नहीं बताओगे, देखो क्या है, ये समझते नहीं है। ये जो जेनजी है ना, जेनजी जो सारा दिन इंस्टा पे रहता है जी, इसको नहीं पता पंडित नेहरू ने क्या किया इस देश के लिए। इसको नहीं पता कि किन परिस्थितियों में वो देश के पहले पीएम बने, उस वक्त कितनी पॉपुलेशन थी, कितना बजट था, कितने संसाधन थे, और कैसे उन्होंने आईआईटी, आईआईएम, ओएनजीसी, भेल, गेल, भाखड़ा नांगल बांध, पता नहीं क्या क्या बनाया, और क्या उनका विजन था। राइट। वो बताना पड़ेगा, और उनके अंदाज में बताना पड़ेगा। हाँ, कि क्या थे वो। आज की जो ये जनरेशन है ये भूल चुकी है, और उसको जानना भी नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है। आप बाहर आके बताओ कि हमारे नाना ने, इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने ये किया था, हमारी दादी ने, मुझे हैरानी हुई कि इन्होंने पहली बार बताया सदन के अंदर। हाँ, सदन के अंदर, और एक ही दिन में दोनों ने बताया, बहन भाई ने। तब से कहाँ थे? आदेश रावल की इच्छाएं पहुंच रही हैं। नहीं, मेरी क्या इच्छा है यार। मैं तो देख, मेरी एक समस्या है जी, मैं जो सच बात है उसको कह देता हूँ जी, उससे मुझसे बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं। जी। कई लोगों को लगता है कि ये तो साला कंट्रोल में नहीं रहता, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे तुम्हें काहे कंट्रोल करना है? अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ले लो, नहीं छोड़ दो, नहीं तुम्हारे काम की है तो दूसरी बात बताता हूँ। मैंने बात की बाबा साहब अम्बेडकर की, कहा ना कि उनके पास एक कितना बड़ा चंक है। इस देश में आज भी गांधी और नेहरू की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक बात है। तभी तो इनको इतने खराब से खराब समय में भी 10 करोड़ तो वोट पड़े ही हैं 2014 से लेके मतलब आगे तक 10 से नीचे नहीं आई कांग्रेस पार्टी। तो ये कौन लोग हैं? ये गांधी और नेहरू की आइडियोलॉजी को मानती हैं वो लोग हैं। आइडिया ऑफ इंडिया वाले। हाँ, हर घर में है। पहले तो हुआ करते थे, अब बीजेपी ने इन 11 सालों में उसको डेवलप कर दिया। आज जो उनके जो कट्टर समर्थक हैं वो नहीं सुनना चाहते मोदी के खिलाफ। पहले क्या होता था, जब हम छोटे थे, मैं देखता था गांव में या कहीं जाते थे रिश्तेदारियों में या मामा के यहाँ, जो एक घर के अंदर ना एक बाहर के हिस्से में एक बैठक होती थी, मतलब जिसमें घर के बड़े बुजुर्ग बैठते थे। वहाँ गांधी की फोटो लगी होती थी, वहाँ पंडित नेहरू की फोटो लगी होती थी, इंदिरा गांधी की फोटो होती थी। जब मैं बहुत छोटा था, घरों पे झंडे होते थे जी। तो ये इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं गांधी, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कि हमें आज के युवा को ये बताना है कि जब पंडित नेहरू 1964 में उनका निधन हुआ था, तब तक पहले पीएम बनने से लेकर तब तक उन्होंने क्या क्या किया इस देश के लिए। इनको लग रहा है कि नहीं सबको पता है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है। बताना पड़ता है। और आप जो चीज आपके पास है वो तो आप ब्रांड करेंगे ही ना, वो तो आप बताएंगे। और वो भी उस दौर में जब आपके देश के पहले प्रधानमंत्री को और आपके नाना को हर रोज सरकार कटघरे में खड़ा कर रही है, आप तो बता नहीं पा रहे हो। अरे जी, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा और आप बताइएगा भी उसके ऊपर जो आप कहना चाहें, कि आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर दूसरा आलोचना कर रहा है, बल्कि गालियां दे रहा है, जब वो गांधी की हत्या को गांधी का वध बता रहा है, तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से मुखालफत भी नहीं कर पा रहे हैं, विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। भाई अरुण जेटली के बारे में एक बयान आपने दिया और पूरा इकोसिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में माहौल ऐसा बना दिया जा चुका है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो बोल ही नहीं सकते हो, विरोधी भी नहीं बोलते। आपके जो पितृ पुरुष आप मान लें या फाउंडिंग आइडियोलॉजिकल फाउंडर्स जो आपके हैं, उनके खिलाफ लगातार बातें बोली जाती रही, लेकिन आप जबरदस्त मुखालिफत कर नहीं पाए। ये भी तो एक कमी है ना। लिगेसी क्लेम नहीं कर पाए वो एक बात है, दूसरी बात आलोचना करने वाले या बुराई करने वालों का विरोध भी आप दमदारी से नहीं कर पाए। नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी पे ऑलरेडी 30-32 केस चल रहे हैं। उसमें ज्यादातर वो संघ के जो इनके महान पुरुष रहे हैं उनको लेके हैं। ठीक है, जितना टाइम आप वहाँ वेस्ट कर रहे हो और उतना टाइम आप ये बता दो कि पंडित नेहरू ने इस देश के लिए क्या किया है, इंदिरा गांधी ने क्या किया है, राजीव गांधी ने क्या किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, नरसिम्हा राव ने क्या किया, बल्कि ये भी बताओ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया। एग्जैक्टली। तो उससे क्या होगा, उससे लोगों में ये मैसेज जाएगा कि नहीं, यहाँ तो ये संदेश जा रहा है ना कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वो 2014 के बाद ही हो रहा है। हाँ, आज़ादी ही 2014 में मिली है, कुछ हुआ नहीं उससे पहले। तो लीड से पहले आज़ादी मिली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए,
जितना पैसा उन्होंने मार्केट में पुश किया, 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गरीबी से, ठीक है, और उनकी रिफॉर्म्स के कारण इतना रोजगार पैदा हुआ। मनरेगा, हाँ, मनरेगा तो एक चीज है, वो तो है ही है, वो तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, ये सब तो अलग है, राइट टू इन्फॉर्मेशन सब तो अलग है। उसके अलावा उन्होंने इतना ज्यादा मंदी आई पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में भी आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2008 के आसपास की बात है, मैं जहाँ तक मैं ठीक हूँ, उन्होंने उस टाइम पे मनरेगा में पैसा डाल दिया। उससे क्या हुआ, पुश किया, उससे क्या हुआ, जब गांव के लोगों के पास परचेजिंग पावर रही तो उस मंदी का असर नहीं हो पाया। उदाहरण दूं कैसे, सपोज करो कि एशियन पेंट है और किसी के घर में शादी है गांव में, तो उस गांव का आदमी अपने छोटे आसपास के कस्बे में गया, उसने जाके वो 1 किलो का एशियन पेंट लिया, ठीक है, उसके पास पैसा था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पुश किया, उसने उससे परचेज किया, उसके पास गया और वो इनडायरेक्टली वो वहां भी गया एशियन पेंट्स वाले के पास, तो ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो बन गया पैसे जब का। आपके पास परचेजिंग पावर रहेगी ग्रामीण सेक्टर में, गरीब तबके के पास में, तो आपके यहाँ मंदी का असर नहीं होगा जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी लड़ाई में आरएसएस के जो ये कहते हैं कि महान सुधारक जो भी हैं, वो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लोग आज के युवाओं को नहीं पता, क्योंकि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट राजनीति में नहीं है। उनको जो चीज़ दिखाई जा रही है वही देख रहे हैं। बीजेपी का जो आईटी सिस्टम है ना, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो उनका फेसबुक चलाने का सिस्टम है, जो भी उससे परोसते हैं ना, उसको लोग खुशी खुशी लेते हैं प्रसाद के रूप में। और उस देश के युवा को लगता है कि नहीं, इस देश में सही मायने में ही जो कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ है। ये समस्या है कांग्रेस की। तो भाई पंडित नेहरू को बता दो कि वो कौन है, क्या क्या किया है उन्होंने, कितनी किताबें लिखी हैं, कितने पढ़े लिखे थे, क्या उनका विजन था, कौन कौन सी संस्थाएं उन्होंने बनाई, ठीक है, क्या हुआ था 62 में चीन के साथ में, क्या परिस्थितियां थी। आज क्या कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, वो कहते हैं वो 62 में भी तो हुई थी, ठीक है। तो देश का युवा क्या कहता है, नेहरू की गलती है। ये समस्या है। आपको इन डिटेल समझाना पड़ेगा कैसे काम हुआ और किस तरीके से इस देश को जिस रूप में हम आज देख रहे हैं इसकी नींव रखी गई और किस तरीके से इमारत खड़ी हुई। ऐसा नहीं है कंगूरे पे जैसे हिंदुस्तान में 2008 में मंदी को रोकने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा में पैसा पुश किया ना, ऐसे ही इनको अपनी लीगेसी क्लेम करने के लिए वो सारा कंटेंट पुश करना पड़ेगा कि ये अचीवमेंट्स हैं पंडित नेहरू की, और वो जमीन तक पहुंचानी पड़ेंगी। तब जाके पता लगेगा लोगों को, इस देश के युवाओं को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, गरीब लोगों को, कि भाई हाँ सही मायने में इन्होंने कुछ किया है और 14 से पहले भी कुछ हुआ है। यू हैव टू ट्रेन एंड एजुकेट योर वोटर्स, एजुकेट योर पीपल, एजुकेट योर लीडर्स एज वेल। तो देखते हैं ये चर्चा कौन कौन सुनता है, कितनी अमल में लाई जाती है। आप लोगों ने तो सुनी है, कैसी लगी ये चर्चा हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई सवाल हो, सुझाव हो तो वो भी बता दें, और जो कुछ गेस वर्क्स आपको दिए गए थे वो भी अंदाज़ा लगे तो लिखकर हमें बताइएगा कि भाई हमने अंदाज़ा लगा लिया है। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। शुक्रिया।